नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में, जिसमें सारे मुख्य समाचार आपको बताएंगे। पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में तख्ता पलट, इमरान खान पलट देंगे, अमेरिका का पासा, लाहौर इस्लामाबाद मार्च ने हिला दी शहबाज सरकार की नींव। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि LAC पर जिस जगह हुआ झगड़ा, भारत ने वहीं कर दिया बड़ा खेल, चीन की उड़ गई है नींद। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा, भारत रोकने के लिए प्रतिबद्ध, UNSC की बैठक में बोले विदेश मंत्री जयशंकर। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन के समक्ष गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, मदद न मिली तो अंधेरे में डूब जाएगा देश, बंद हो जाएगी ट्रेनें। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र गुजरात का, अरविंद केजरीवाल को नवसारी में दिखाए गए काले झंडे, लगे मोदी मोदी के नारे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और PM मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। इमरान खान पलट देंगे अमेरिका का पासा, लाहौर इस्लामाबाद मार्च ने हिला दी शहबाज सरकार की नींव, तख्ता पलट की उम्मीद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में इस समय राजनीतिक कोहराम मचा हुआ है और पाकिस्तान की आवाम में इमरान खान के लिए प्रेम है और लोगों के अंदर इमरान के लिए सहानुभूति भी है। और इसका एक नज़ारा इमरान खान के लॉन्ग मार्च के दौरान इकट्ठा हुई भीड़ से देखने को मिला है। और दोस्तों, स्थिति इतनी नाकाबू हो गई है कि वहां पर शहबाज सरकार की नींव हिला के रख दी है। यहां पर इमरान खान ने और तख्ता पलट से गुजर सकता है पाकिस्तान और शहबाज शरीफ की तख्ते को पलट दिया जा सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। LAC पर जिस जगह पर हुआ था झगड़ा, भारत ने वहीं कर दिया बड़ा खेल। जी हां दोस्तों, ये ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। भारत चीन के रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं और LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों के बीच पिछले कई महीनों से तनातनी जारी है। और इस बीच भारत ने चीन के LAC पर एक बड़ा खेल कर दिया है। भारत ने चीन से लगती सीमा के पास 75 ऐसी परियोजनाओं की शुरुआत कर दी है जो चीन को टेंशन देने का काम करेगी। और इन परियोजनाओं से भारतीय सेना को LAC पर बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और इसी के साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को BRO यानी कि बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई गई 75 परियोजनाओं को देश को समर्पित कर दिया है। तो दोस्तों, अब कांप रहा है चीन और नहीं कर पाएगा फिर से वैसी जरूरत जो आज से 2 साल पहले कोरोना के साय में चीन ने की थी। तो दोस्तों, चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अगर आप भी PM मोदी का धन्यवाद करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा, भारत रोकने के लिए प्रतिबद्ध, UNSC की बैठक में बोले विदेश मंत्री S जयशंकर। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी में आतंकवाद विरोधी समिति की UNSC की विशेष बैठक को दिल्ली में संबोधित करते हुए विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। पिछले 2 दशकों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी के आसपास एक महत्वपूर्ण वास्तुकला विकसित की है और इस खतरे का मुकाबला करने के लिए शासन प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये उन देशों को नोटिस में डालने में बहुत प्रभावी रहा जिन्होंने आतंकवाद को एक राज्य वित्त पोषित उद्यम में बदल दिया था। उन्होंने आगे कहा कि आतंकवाद का खतरा एशिया और अफ्रीका में ज़्यादा बढ़ रहा है। बता दें, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी बैठक की मेजबानी कर रहा है। दोस्तों, करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन के समक्ष गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, मदद न मिली तो अंधेरे में डूब जाएगा पूरा देश, बंद हो जाएंगी ट्रेनें। जी हां दोस्तों, आर्थिक व राजनीतिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने सरेआम चीन से मदद की गुहार लगाई है। शहबाज सरकार ने पाकिस्तान को गर्त में डूबने से बचाने के लिए एक बार फिर चीन से CPEC परियोजना में तेजी लाने को कहा है। शहबाज सरकार ने कहा कि अगर CPEC परियोजना से जुड़े 5 प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा नहीं किया गया तो 1 साल के अंदर पाकिस्तान में रेल व्यवस्था ढह जाएगी और साथ ही साथ 3100 मेगावाट की बिजली परियोजना को बड़ा नुकसान होगा और देश में पावर संकट गहरा जाएगा। चीन ने जिन 5 चीनी परियोजनाओं को लेकर चेतावनी दी है वो 18.5 अरब डॉलर की है। पाकिस्तान में चल रही अरबों डॉलर की CPEC परियोजना आगे नहीं बढ़ पा रही है, जिससे चाइना और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। और चाइना पाकिस्तान में इमरान खान के राजनीतिक संकट को देखते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवेश से परहेज कर रहे हैं। साथ ही चाइना ने बलूचों के हमले से निपटने के लिए अपनी सेना को तैनात करने की भी शर्त रखी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि गुजरात से जुड़ी आ रही है। गुजरात
इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल को नवसारी में दिखाए गए काले झंडे लगे मोदी मोदी के नारे। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई हैं और इस बार का चुनाव और भी रोचक होने वाला है। कारण यह है कि इस बार मैदान में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी जोर आजमाइश कर रही है और इस कड़ी में शनिवार को राज्य के नवसारी में चुनाव प्रचार करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को काले झंडे दिखाए गए और इस दौरान लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगा दिए। बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने सूरत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश की थी, जिसके बाद उनको काले झंडे दिखाए गए और मोदी मोदी के नारे लगाए गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गैस चैम्बर बना दिल्ली एनसीआर और अब लग गया निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिवाली के बाद से दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन की समस्या बढ़ गई है। हवा जहरीली होने के कारण लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। फिलहाल दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंचने के कारण ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान का तीसरा चरण लागू हो गया है और इससे निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है। दोस्तों, प्रदूषण की खराब स्थिति को देखते हुए अधिकारियों ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया। प्रतिबंधों में राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, रेलवे और मेट्रो रेल सहित अन्य आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल प्रदेश में राज नहीं रिवाज बदलेंगे, जनता को पीएम मोदी पर पूरा भरोसा, बोले जेपी नड्डा। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार सरकार बनने का दावा किया और कांग्रेस पर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि हिमाचल में छोटे विधानसभा क्षेत्र हैं, यहाँ मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ का चुनाव क्लियर है। लोगों के मन में बीजेपी और लोग बीजेपी को रिपीट करना चाहते हैं और रिवाज को बदलना चाहते हैं। नड्डा का कहना था कि यहाँ पर हम राज नहीं रिवाज बदलेंगे। तो दोस्तों, क्या हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन में भाजपा राज नहीं रिवाज बदल देगी? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 10 लाख जॉब देने पर कर रहे हैं काम, होगी सरकारी नौकरियों में इजाफा। गुजरात पोल से पहले प्रधानमंत्री मोदी का यह बड़ा बयान। जी दोस्तों, गुजरात इलेक्शन 2022 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार 10 लाख नौकरियों पर काम कर रही है। युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और ये बात शनिवार को उन्होंने सूबे में रोजगार मेले को संबोधित करते हुए कही। वीडियो संदेश में वो बोले कि आने वाले महीने में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर इस तरह के रोजगार मेलों का आयोजन जारी रहेगा। केंद्र सरकार 10 लाख नौकरियां देने पर काम कर रही है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी अभियान से जुड़ रहे हैं। उनके मुताबिक धनतेरस के दिन जब दिल्ली से राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार मेले की शुरुआत की गई थी, तब उन्होंने कहा था कि भारत सरकार तो ये आयोजन कर रही है, लेकिन भारत सरकार के आयोजन के बारे में जानकर और दूसरे राज्य सरकार भी मैदान में आ गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी करेंगे गुजरात का तूफानी दौरा, बीजेपी के दिवाली मिलन समारोह में होंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, गुजरात चुनाव की घोषणा होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर से 1 नवंबर को गुजरात और राजस्थान के तूफानी दौरे पर होंगे। सरकारी कार्यक्रम के अलावा प्रधानमंत्री गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों के कार्यकर्ताओं के साथ दिवाली मिलन समारोह में शरीक होंगे। 1 नवंबर मंगलवार को प्रधानमंत्री सुबह 10:50 पर राजस्थान मानगढ़ हेलीपैड पहुंचेंगे और यहां से वो दोपहर 1:15 पर जम्बू घोड़ा हेलीपैड पहुंचेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी की चेतावनी, किसी भी भ्रष्ट संस्था को बख्शा नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी व्यक्ति या संस्था को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने 31 अक्टूबर से शुरू होने वाले सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर अपने संदेश में ये भी कहा है कि भ्रष्टाचार न केवल आम नागरिकों को अधिकारों से वंचित करता है, बल्कि देश की प्रगति को बाधित करने के अलावा उसकी सामूहिक शक्ति को भी क्षीण करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 6 नवंबर तक जागरूकता सप्ताह मना रहा है और इसकी थीम एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत है। प्रधानमंत्री ने संस्कृत में एक कहावत का हवाला देते हुए कहा कि जिन परिस्थितियों से भ्रष्टाचार पनपता है उन पर हमला करना जरूरी है। मोदी ने अपने संदेश में कहा कि इन 8 वर्षों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाकर देश आगे बढ़ रहा है और जहां ये संदेश स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी व्यक्ति या संस्था को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम ने कहा कि इस तरह देश में विश्वास का माहौल बना है, जिससे आज हर ईमानदार व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी प्रक्रिया और पूरी व्यवस्था को पारदर्शी,
बनाया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आतंकवाद से लड़ाई का नेतृत्व करेगा भारत, यूएन आतंकरोधी समिति ने अपनाया दिल्ली डिक्लेरेशन। जी हां दोस्तों, विश्व में आतंकवाद की नई चुनौतियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विचार विमर्श के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की दूसरे दिन की विशेष बैठक राजधानी दिल्ली में हुई और इस बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत सरकार की स्थायी प्रतिनिधि और आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्ष रुचिरा कंबोज ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवादी समूहों द्वारा नई और उभरती प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग पर चर्चा करना था, जिसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के साथ आतंक और ड्रोन सहित मानव रहित हवाई प्रणाली पर विशेष रूप से चर्चा की गई। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान चीन को कड़ा संदेश, 1 महीने में 3 युद्ध अभ्यास करेगा भारत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गलवान में जो कुछ हुआ उसके बाद भारत ने खुद को और मजबूत करने की तैयारी कर ली है। साथ ही दुनिया में मचे उथल पुथल के बीच भारत भी अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने में जुटा है और इसी कड़ी में भारत उत्तराखंड के औली में अमेरिका के साथ मिलिट्री ड्रिल आयोजित करने वाला है। ये 15वां मौका होगा जब दोनों देश एक साथ युद्ध अभ्यास करेंगे और ये सैन्य अभ्यास बर्फीले इलाके में होगा। हालांकि चाइना ने औली में भारत के युद्धाभ्यास पर आपत्ति जताई है, लेकिन भारत भी अपने रुख पर अड़ा हुआ है। तो दोस्तों, एक ऐसा कदम उठा लिया है भारत ने जिससे एलएसी पर तनाव भी दूर होगा, एलओसी पर भी तनाव दूर होगा और इसी के साथ चीन और पाकिस्तान, जी दोस्तों, चाइना पाकिस्तान की जो यहाँ पर युगलबंदी चलती है उसको भी तोड़ने में भारत की सरकार कामयाब हो जाएगी। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नवाज की तरह भागूंगा नहीं, आईएसआई की पोल खोल के रख दूंगा, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने दी चेतावनी और भारत की करने लगे तारीफ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर शहबाज शरीफ सरकार पर हमला बोला। इमरान खान ने भारत की विदेश नीति की तारीफ की है और आईएसआई को खुले तौर पर चेतावनी दी है। इमरान खान ने कहा है कि मैं आईएसआई की पोल खोल दूंगा, मैं कोई कानून को नहीं तोड़ रहा हूं। इमरान ने सेना प्रमुख बाजवा को मीर जाफर और गद्दार बताकर संबोधित किया और इमरान खान का कहना था कि मैं नवाज शरीफ की तरह भाग नहीं सकता, देश में ही हूं और कानून का सामना करूंगा। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान और पार्टी कार्यकर्ताओं ने लाहौर के लिबर्टी चौक से इस्लामाबाद तक हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च शुरू किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जिम्बाब्वे से हारने के बाद ढोल जैसी हुई पाकिस्तान की हालत, जो आ रहा है वही बजा कर चला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें गुरुवार को पर्थ में जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के बीच खेले गए क्रिकेट मैच के रिजल्ट ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2020 के सुपर 12 स्टेज के मैच में कमजोर आंकी जा रही जिम्बाब्वे ने ताकतवर पाकिस्तान को 1 रन से हराकर सभी को हैरान कर दिया। जहां एक तरफ जिम्बाब्वे को दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर दुनिया के कोने कोने में बैठे लोग पाकिस्तान का मजाक बना रहे हैं। पाकिस्तान का मजाक उड़ाने में भारतीय भी पीछे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़कने वालों में सबसे बड़ा नाम जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन का है। दोस्तों, पाकिस्तान पर जिम्बाब्वे की ऐतिहासिक जीत पर राष्ट्रपति एमरसन ने एक ट्वीट किया है। राष्ट्रपति एमरसन ने अपने ट्वीट में लिखा कि जिम्बाब्वे के लिए क्या जीत है, सेवरांस को बधाई और यहीं पर अगली बार असली मिस्टर बीन को भेजना। राष्ट्रपति का ये ट्वीट काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और इस ट्वीट को 3,45,000 से भी ज़्यादा लाइक्स और 61,000 से भी ज़्यादा रीट्वीट्स मिल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति द्वारा किए गए इस ट्वीट को पाकिस्तान का मजाक उड़ाने के रूप में देखा जा रहा है और उन्होंने दोस्तों लिखा है कि अगली बार असली मिस्टर बीन्स को भेजना। दोस्तों, इससे उनका क्या मतलब था, आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी की विदेश नीति के दीवाने हुए पुतिन, बताया सच्चा देशभक्त, कहां आने वाला है भविष्य भारत का। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत की विदेश नीति की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। भारत की विदेश नीति की तारीफ करने से अब पुतिन भी खुद को नहीं रोक सके हैं। गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक सच्चा देशभक्त बताया और पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी उन लोगों में से हैं जो अपने देश के हित के लिए स्वतंत्र विदेश नीति को चुनने का दम दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि दशकों से भारत और रूस के बीच विशेष संबंध विकसित हुए हैं। दोनों देशों के बीच कोई भी बचा हुआ मुद्दा नहीं है। और आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति ने ये बातें मॉस्को में वल्दाई डिक्सन क्लब की 19वीं वार्षिक बैठक में कही। उन्होंने आगे कहा कि भारत ने ब्रिटेन के उपनिवेश से आधुनिक राज्य बनने के बीच जबरदस्त प्रगति की है और इसने ऐसे विकास किया है जो भारत के लिए सम्मान और प्रशंसा का कारण बनाते हैं।
दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फोन पर बनी बात, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से पीएम मोदी की जल्द होगी मुलाकात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जल्द मुलाकात होगी और यह मुलाकात मध्य नवंबर में इंडोनेशिया में होने वाली G20 लीडरशिप समिट से इतर होगी। गौरतलब है कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं और इसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने उनसे फोन पर बात की थी और इसी बातचीत के दौरान मीटिंग को लेकर दोनों नेता सहमत हुए। इस बारे में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के ऑफिस 10 डाउनिंग स्ट्रीट की तरफ से बयान जारी किया गया है। बयान के मुताबिक दोनों नेता दो बेहतरीन गणतांत्रिक देशों के प्रतिनिधि के तौर पर साथ काम करेंगे और साथ ही विकासशील देशों के आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्धता जाहिर उन्होंने की है और इसी दौरान दोनों नेताओं के बीच G20 मीटिंग के दौरान व्यक्तिगत मुलाकात को लेकर सहमति बनी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आतंकियों पर बैन लगाने में फेल रहा UNSC, आड़े आई राजनीति, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खूब सुनाया। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की आतंकवाद को लेकर मुंबई में हो रही बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खूब खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने मुंबई हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि वैश्विक संस्था कई मामलों में आतंकवादियों पर बैन लगाने में नाकाम रही है क्योंकि राजनीति आड़े आ गई है। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि आज भी मुंबई आतंकी हमलों के सूत्रधारों को बचाया जा रहा है और उन्हें सजा नहीं मिल सकी है। एस जयशंकर ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर UNSC में चीन की ओर से वीटो के इस्तेमाल की ओर ही था। उनका साफ कहना था कि आतंकवाद को लेकर ये दौरा रवैया जिसके चलते मुश्किलें आ रही हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 75 परियोजनाएं देश को समर्पित, रक्षा मंत्री ने कहा कि सुरक्षा जरूरतों और सीमावर्ती क्षेत्रों का होगा आर्थिक विकास। जी हां दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को लद्दाख दौरे के दौरान आयोजित एक समारोह में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली 75 BRO बुनियादी ढांचा परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। इनमें 45 पुल, 27 सड़कें, 2 हेलीपैड और 1 कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट शामिल है। वहीं दोस्तों, इनमें से 20 परियोजनाएं जम्मू और कश्मीर संभाग में निर्मित की गई हैं। वहीं लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में 18, उत्तराखंड में 5 और 14 अन्य सीमावर्ती राज्य सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। IMD का बड़ा अलर्ट, ठंड, बर्फबारी और बारिश, मौसम का ट्रिपल अटैक, इन राज्यों में 5 दिनों तक रहेगी बरसात। जी हां दोस्तों, दिवाली त्योहार के जाने के बाद ही उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में हल्की सर्दी का एहसास होने लगा है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और आने वाले समय में पारा और नीचे गिरने के आसार हैं। उधर कई राज्यों में अभी भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले 1 नवंबर तक दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है और इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में मौसम का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। इन राज्यों में ठंड, बर्फबारी और बारिश लोगों की परेशानियों को बढ़ाने जा रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 28 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर यानी 5 दिनों तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में हल्की से भारी बारिश के आसार हैं और ये बारिश गरज के साथ देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों, केरल और माही में 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम व रायलसीना में 31 अक्टूबर और 1 नवंबर तक बारिश हो सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन के संघाई में फिर लगा लॉकडाउन, 13 लाख लोगों को कोरोना टेस्ट कराने का दिया आदेश। जी हां दोस्तों, चीन में एक बार फिर कोरोना वायरस अपने पैर पसारने शुरू कर रहा है। चीन में करोड़ों लोगों को कोरोना हो चुका है और इसी के साथ कोरोना के चलते बीते 2 सालों में लाखों लोगों की जान भी जा चुकी है। अब चीन के सबसे बड़े शहर संघाई में फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। कोरोना के थोड़े केस मिलने मात्र से चीन अब घबरा गया है और उसने संघाई में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आ गया RSS का बिहार प्लान, नीतीश लालू की उड़ेगी नींद, मिशन को और धार देगा संघ। जी हां दोस्तों, RSS का बिहार प्लान एक्टिव हो गया है। कोरोना का असर कम होने के बाद से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सक्रियता दिख रही है और शाखाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। 2021 में जहां 1033 जगहों पर 1406 संघ की शाखाएं लगाई जा रही थी, वहीं इस साल शाखाओं की संख्या में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर पूर्व रेंज के क्षेत्र कार्यवाहक डॉक्टर मोहन सिंह ने बताया कि बिहार में साल 2022 से 1075 स्थानों पर 1476 शाखाएं लग रही हैं। इसमें काफ़ी संख्या में लोग भी शामिल होते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 14,000 फीट ऊंचाई पर श्योक ब्रिज का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। चीन के बेहद नज़दीक पहुंचेंगे
फौजी टैंक। जी हाँ दोस्तों, अक्षय चीन के बेहद नज़दीक तक भारतीय फौज के टैंक आसानी से पहुंच सकेंगे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने DSDBRO रोड पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर 120 मीटर लंबा क्लास 70 श्योक ब्रिज बनाया है और ये ब्रिज सामरिक महत्व का है क्योंकि इससे बॉर्डर पर तैनात फौज तक रसद आसानी से पहुंचाई जा सकती है। साथ ही सैन्य साजो सामान पहुंचाने में भी सुविधा होगी। क्लास 70 ब्रिज का मतलब है कि इस ब्रिज से 70 टन वजन एक साथ गुजर सकता है और इस ब्रिज के बनने से सेना को अपने टैंक और दूसरे सैन्य साजो सामान बॉर्डर तक पहुंचना आसान होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस ब्रिज का उद्घाटन किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजनाथ सिंह ने कर दिया आर पार का बड़ा ऐलान, कहा POK में अत्याचार के लिए पाकिस्तान को भुगतना होगा अंजाम। जी हाँ दोस्तों, क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ आगे बढ़ रहा है भारत? दरअसल दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा है कि पाकिस्तान उसके कब्जे वाले कश्मीर में लोगों पर अत्याचार कर रहा है और उसे इसके लिए अब अंजाम भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को फिर से हासिल करने का संकेत देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सर्वांगीण विकास का लक्ष्य POK के हिस्से गिलगिट और बाल्टिस्तान तक पहुंचने तक के बाद ही हासिल किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने शौर्य दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास की अपनी यात्रा अभी शुरू की है और जब हम गिलगिट और बाल्टिस्तान तक पहुंच जाएंगे तो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ा बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि POK वापस लेके रहेंगे, गिलगिट और बाल्टिस्तान के बिना अधूरा है जम्मू कश्मीर का विकास। इसी के साथ दोस्तों, आतंकवाद पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, पाकिस्तान द्वारा POK में लगाए गए अत्याचारों का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पड़ोसी देश को इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे और उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादियों का एकमात्र उद्देश्य भारत को निशाना बनाना है। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आ चुका है एक्शन का वक्त और अब POK को भारत में जोड़ लेना चाहिए और तुरंत देश की सेना को इसके लिए रवाना कर देना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए और भारत सरकार की इस साहसिक फैसले के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।